तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। बाबू ये क्लास 11th का चैप्टर है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। वैसे आपको पता भी होगा कि क्लास 11th में मेनली 3 चीज़ पढ़ने होते हैं। पहला चीज़ होता है वो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं तो वो मैकेनिक्स। क्लास 11th का एक सेक्शन मैकेनिक्स होता है। वो दूसरा सेक्शन होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। यही है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। बाबू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का नेचर क्या है, ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, कैसे होगा, हीट कैसे पैदा हो सकता है। तो हीट से संबंधित सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हीट तो हो गया यानी ऊष्मा, एंड ऊष्मागतिकी। तो वो ऊष्मागतिकी मतलब ऊष्मा को कार्य में बदलना और कार्य को ऊष्मा में बदलना, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा से गति पैदा होती है, ऊष्मा को कार्य में बदला जाता है। जैसे पहले पुराना जो रेलवे वाला इंजन होता था उसमें कोयला जलता था, कोयला से ऊष्मा निकलता था और उस ऊष्मा से रेलगाड़ी में गति आती थी, वो कार्य में बदलता था ऊष्मा। तो ऊष्मा के कारण गति यानी ऊष्मागतिकी, इन सब चीज़ों का अध्ययन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में किया जाता है। तो भाई ये तो ऊष्मा और ऊष्मागतिकी हो गई। और बाबू क्लास 11th में एक तीसरा सेक्शन होता है। पहला सेक्शन तो बाबू आपको होता है मैकेनिक्स, जिसमें गति का अध्ययन करते हैं। दूसरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। और भाई ये तीसरा सेक्शन एक होता है जिसको हम लोग साउंड या एकॉस्टिक्स कहते हैं। साउंड यानी ध्वनि या ध्वनिकी यानी एकॉस्टिक्स। तो यही 3 सेक्शंस हम लोग को मेनली पढ़ने होते हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो खैर आपको पता होगा मैकेनिक्स तो आप लोग का चल ही रहा है। ये अब हम लोग देख रहे हैं भाई ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो भाई कोई पूछे हीट क्या है एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो सीधे सीधे शब्दों में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा को Q से डिनोट करते हैं, ऊर्जा है तो इसको जूल में नापा जाता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर यानी ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहती है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ये सब चीज़ हो गया। बाबू ऊष्मागतिकी मतलब ऊष्मा को कार्य में बदलना और कार्य को ऊष्मा में बदलना। तो चलो ये तो समझ में आया। बाबू अब इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा यानी हीट। आप लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हो यानी ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। इसमें सबसे पहले बाबू हम देखेंगे हीट यानी ऊष्मा। ऊष्मा को बाबू Q से डिनोट करते हैं। तो कोई पूछे ऊष्मा क्या है तो कहिएगा ऊष्मा एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है। बाबू ऊष्मा एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा ताप में अंतर होने के कारण प्रवाहित होती है। तो ऊष्मा की परिभाषा आपको मिल गई। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा तापांतर के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रवाहित होती है। तो बाबू हमेशा याद रखना ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। बाबू ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से यानी गर्म वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु यानी ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप वाले वस्तु से निम्न ताप वाले वस्तु से की ओर होता है यानी गर्म से ठंडे वस्तु की ओर होता है। वो ऊष्मा को Q से डिनोट करते हैं। ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है। ऊष्मा का SI मात्रक वो जूल होता है। ऊष्मा का SI मात्रक, ऊष्मा को हम जूल में नापते हैं। वो ऊष्मा का एक MKS मात्रक होता है। MKS मात्रक कैलोरी, ठीक है। ऊष्मा का MKS मात्रक CGS मात्रक होता है कैलोरी और MKS मात्रक होता है वो किलो कैलोरी। तो ये सब ऊष्मा के मात्रक हैं। और बाबू जान लो ऊष्मा, जानते हो ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा एक तरह की ऐसी ऊर्जा है। ऊष्मा की एक और परिभाषा है बाबू कि ऊष्मा एक तरह की ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा गति की अवस्था में ही रहती है। ये ऊष्मा ऊर्जा कभी भी रुकी नहीं रहती, हीट एनर्जी रुकी नहीं रहती है। हीट का ट्रांसफ़र हमेशा होते रहता है। टेम्परेचर समान भी होगा न तब भी इधर से जितना हीट बह के इधर जाएगा इतना हीट इधर से बह के इधर आ जाएगा। तो ऊष्मा एक तरह की ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा गति की अवस्था में ही रहती है। तो चलो भाई धीरे धीरे चलिए स्टार्ट करते हैं हीट। तो बाबू कोई पूछे
हीट, हीट यानी ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? तो बाबू याद रखना, ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है, ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। तो लिख सकते हैं, ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। तो बाबू पता चल गया कि ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा ताप में अंतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रवाहित होती है। बाबू ये तो हो गया इसकी परिभाषा। बाबू ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से, पूरा नहीं लिखेंगे, तो ऊष्मा का प्रवाह में हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह बाबू हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। चलो एक हम गर्म वस्तु ले लें, हॉट, और एक ठंडी वस्तु ले लें, कोल्ड वस्तु ले लें। बाबू एक गर्म वस्तु एक ठंडी वस्तु है, जैसे ही दोनों को टच करेंगे तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर वाले वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होगा। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और बाबू ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए। बाबू ये दोनों वस्तु को टच करा देंगे, सटा देंगे, तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। बाबू जब दोनों का ताप समान हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे दोनों तापीय संतुलन में है। जब दोनों का ताप समान हो गया तो हम कहेंगे दोनों किस संतुलन में है? हो तापीय संतुलन यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो बाबू याद रखेंगे, जब हम लोग अलग अलग ताप वाले वस्तुओं को आपस में टच कराते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, और तब तक ऊष्मा बहती है जब तक कि बाबू दोनों का टेम्परेचर T समान ना हो जाए। और जब दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों का ताप समान हो गया, यानी दोनों वस्तु तापीय संतुलन या ऊष्मीय संतुलन में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो बाबू आपको तो एक बात पता चला कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा तापांतर के कारण प्रवाहित होती है, और ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए। और बाबू जब दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर समान हो जाता है तो दोनों वस्तुओं को तापीय या ऊष्मीय संतुलन में कहा जाता है। बहुत अच्छा। बाबू एक बात और हम लिख सकते हैं कि ऊष्मा को Q से सूचित करते हैं ना जी, Q से डिनोट करते हैं। एक बात और लिख सकते हैं, ऊष्मा का SI यूनिट, ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है, ऊष्मा का SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसका CGS यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का MKS यूनिट क्या होता है बाबू? किलो कैलोरी होता है, याद रखिएगा। तो ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है, और ऊष्मा बाबू ऊर्जा है तो ऊष्मा का SI यूनिट क्या होगा? जूल, CGS यूनिट कैलोरी, और MKS यूनिट किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये सब समझ गए। बाबू कुछ और भी बात बताते हैं। अच्छा, जानते हो किस वस्तु में ऊष्मा नहीं होती है? तो बाबू कोई वस्तु को बिल्कुल ठंडा कर दिया जाए, -273 केल्विन टेम्परेचर, किसी वस्तु को -273 केल्विन टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया जाएगा ना, तो उसमें कोई ऊष्मा नहीं बचेगी, उसके अंदर हीट एनर्जी 0 होगी। और वो हर वस्तु में जिसका टेम्परेचर -273 से ज़्यादा होता है ना, उस हर वस्तु में ऊष्मा होती है। अच्छा, आप कहोगे कि सर बताइए ना, बर्फ़ में ऊष्मा है कि नहीं? तो हम सीधे कहेंगे बर्फ़ में ऊष्मा है, तुम्हारे में ऊष्मा है, तुम्हारे में भी हीट है, बड़ा हीट है तुम्हारे में। ठीक है, बर्फ़ में भी हीट है, हमारे में भी हीट है, इस मोबाइल फ़ोन में भी हीट है, तुम्हारे कमरे में भी बहुत हीट एनर्जी है, दीवार में भी हीट है, हर जगह हीट है, हर जगह हीट है। तो वो कहोगे कि सर हर चीज़ में आप कह रहे हैं कि बुक में है हीट, कॉपी में है, पेन में है, हीट है। तो हीट मतलब ऊष्मा है, हर जगह ऊष्मा ऊर्जा है। और कोई पूछे कि इस पेन में हीट एनर्जी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, पेन में हीट एनर्जी। तो पेन में हीट एनर्जी कैसे है, कहाँ से है, किस तरह हम समझेंगे? बाबू जानते हो, ये पेन बहुत सारे अणुओं से, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है ना,
ये पेन बहुत सारे अणु या परमाणु से मिलकर बना है। इसके अंदर जो परमाणु और अणु है वो रुके नहीं है, वो लगातार कंपन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं लगातार, और उस कंपन के वजह से इसके अंदर हीट एनर्जी है। तो किसी भी वस्तु में बाबू हीट एनर्जी उसके अणुओं के कंपन के चलते होता है। हमारे में हीट है कि नहीं? बहुत हीट है। क्या है? हमारा शरीर बहुत सारे अणुओं से मिल करके बना है, और हमारे शरीर में जितने भी अणु हैं वो धीरे धीरे कंपन कर रहे हैं। तो कंपन के कारण एनर्जी है, और वही कंपन के चलते जो एनर्जी होती है उसी को हीट एनर्जी कहते हैं। तो बाबू ये बात एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि किसी भी वस्तु में हीट का अस्तित्व, किसी भी वस्तु में उष्मा का अस्तित्व उसके अणुओं के अंदर कंपन के वजह से होता है। ठीक है बाबू, ये एक वस्तु है, इस वस्तु में हीट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इस वस्तु में जितने भी अणु परमाणु हैं, आम मत समझ जाइएगा, ठीक है, नहीं तो खाने का मन कर देगा। बाबू ये कोई वस्तु है, कोई चालक पदार्थ है, मान लो बाबू कोई लोहे का एक टुकड़ा है, लोहे के टुकड़े के अंदर हीट है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस लोहे के टुकड़े के अंदर लोहे का जो परमाणु होगा वो लगातार क्या करता है? कंपन करता है। ये भी परमाणु कंपन करता है, ये भी परमाणु कंपन करता है, ये भी परमाणु कंपन करता है। तो बाबू किसी भी वस्तु में जो अणु होते हैं ना, किसी वस्तु में जो अणु होते हैं वो अणु लगातार कंपन करते रहते हैं, और उनके कंपन के चलते ही इसमें हीट एनर्जी होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहोगे कि सर अगर ये वस्तु में अणुओं का कंपन के कारण हीट है, यानी हीट एनर्जी वस्तु के अणुओं के कंपन के कारण होती है, और बाबू ये कंपन किस टेम्परेचर पर जीरो हो जाता है? ये अणुओं का कंपन -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये कंपन रुक जाता है। कंपन क्या हो जाता है? रुक जाता है। कंपन रुक जाएगा तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? हीट एनर्जी हो जाएगी 0 ना जी। बहुत अच्छा। अच्छा वो 273 -273 से ऊपर, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर यह कंपन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा एक छोटा सा बात बताएंगे, ये लोहे का टुकड़ा है वो, इसमें अणु कंपन कर रहे हैं और कंपन के चलते हीट है। अच्छा इस लोहे के टुकड़े को नीचे से गर्म करें, गैस बर्नर से अगर गर्म करें तो क्या होगा? अगर हम लोहे के टुकड़े वो गैस से गर्म करें, गैस बार दें, तो इधर से अगर गर्म हो तो अणुओं का कंपन पहले इतना था ना, अब अणुओं का कंपन बढ़ जाएगा। अब अणुओं का कंपन, सारे अणुओं का कंपन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा मत सोचना कि निकल के बाहर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बाबू कहने का मतलब जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु जो होते हैं ना, उनके अणुओं का कंपन पहले से बढ़ जाता है। तो किसी वस्तु को उष्मा देने से, हीट देने से उसके अणुओं का कंपन क्या होता है? बढ़ जाता है। और वो वस्तु को ठंडा करेंगे तो अणुओं का कंपन घट जाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को बाबू लेकर के तुम गर्म करो, गैस के लॉ पर लेकर के किसी वस्तु को गर्म करोगे तो अणुओं का कंपन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ठंडा करोगे तो अणुओं का कंपन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा अब तुम बताओ, अगर हम बर्फ़ की सिल्ली ले लें, अगर हम बाबू बर्फ़ की सिल्ली ले लें तो बर्फ़ की सिल्ली को देखा जाए तो वो ठंडी होती है, हमारे शरीर के ताप की अपेक्षा वो ठंडी लगती है हमको। तो बर्फ़ की सिल्ली में अणुओं का कंपन थोड़ा धीरे धीरे होता है, हमारे शरीर में अणुओं का कंपन थोड़ा तेज़ी से होता है, इसीलिए हम तनी गर्म है और बर्फ़ की सिल्ली थोड़ा सा ठंडा है। बाबू और ठंडा चीज़ ले लो तो उसमें अणुओं का कंपन थोड़ा और कम होता है। अगर बाबू किसी वस्तु को लेकर के -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 केल्विन तक ठंडा कर दो तो उस समय अणुओं का कंपन 0 हो जाता है। अणुओं का कंपन 0 डैट मीन्स हीट एनर्जी 0, क्योंकि किसी भी वस्तु में हीट का अस्तित्व उसके अणु के कंपन के चलते होता है। अणु का कंपन 0 तो हीट एनर्जी 0, डैट मीन्स दिस टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर विच इज 0 केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो भाई ये तो समझ में आया। तो बाबू थोड़ा सा छोटा छोटा बात बताओ, फटाफट बोलो। हीट यानी उष्मा, उष्मा को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। उष्मा क्या है बाबू? उष्मा एक ऐसी ऊर्जा है, उष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा तापांतर के कारण प्रवाहित होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रवाहित होती है। तो उष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा तापांतर के कारण प्रवाहित होती है, और बाबू उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। और उष्मा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। जब दोनों का ताप समान हो जाता है तो दोनों वस्तुओं को तापीय या उष्मीय संतुलन में कहा जाता है। बाबू उष्मा को क्यू से डिनोट करते हैं। उष्मा अदिश राशि है, उष्मा ऊर्जा है। उष्मा कौन सी चीज़ है? उष्मा एक तरह की ऊर्जा है और ऊर्जा एक अदिश राशि है।
उष्मा को क्यू से डिनोट करते हैं। उष्मा का ऐसा यूनिट बाबू ऊर्जा है तो जूल होता है, सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है, एमकेएस यूनिट किलो कैलोरी होता है। बाबू एक बात जाने हम लोग, किसी वस्तु में हीट कहने का मतलब हुआ कि उसके अणुओं का कंपन। किसी वस्तु में उष्मा ऊर्जा उसके अणुओं के कंपन के चलते होती है। अगर किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं का कंपन बढ़ जाता है, और ठंडा करते हैं तो अणुओं का कंपन घट जाता है। और बाबू किसी वस्तु को एकदम 0 केल्विन तक यानी -273 तक ठंडा कर दिया जाए तो उसके सभी अणुओं का कंपन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी हीट एनर्जी 0 हो जाएगी। ये तो बात समझ में आती है। बाबू थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जूल तो जानते हैं, उष्मा का एक मात्रक है बाबू कैलोरी और किलो कैलोरी, इसी को समझते हैं। एक कैलोरी क्या है बाबू? उष्मा का मात्रक जो कैलोरी है, एक कैलोरी किसको कहते हैं? कहते हैं 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, प्योर वाटर होना चाहिए। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 तक, ठीक है। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप बाबू 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगती है उसी को 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है बाबू। जानते हो 1 कैलोरी, एक बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, ये इंटरनेशनल कैलोरी है, ठीक है बाबू। जानते हो 1 ग्राम पानी ले लो, 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी का ताप 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे ना, हर समय 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, एक बढ़ोतरी करो। 1 ग्राम पानी ले लो या कितना भी पानी ले लो, कितना भी पानी ले लो, उसका ताप बाबू 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे ना, तो जैसे मान लो तुम 5 किलो पानी ले लिए, 5 किलो पानी ले लिए, उसका ताप मान लो 20 है, तो 20 से 21 बढ़ाओगे तो अलग हीट लगेगा, 21 से 22 बढ़ाओगे तो अलग हीट लगेगा, 22 से 23 बढ़ाओगे तो अलग हीट लगेगा। यानी सेम टेम्परेचर बढ़ाना है, सेम टेम्परेचर बढ़ाना है तो हर समय हीट अलग लगता है। इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल रूप से, इसीलिए ये इंटरनेशनल कैलोरी है। 1 कैलोरी क्या है? 1 ग्राम शुद्ध जल का, 1 ग्राम छोटा सा 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 तक। बाबू एक छोटा सा बर्तन ले लिए, इस छोटे से बर्तन में 1 ग्राम शुद्ध जल ले लिए। कह रहा है कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगेगी, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप बाबू 14.5 से 15.5 तक बढ़ा दिया जाए तो जितना ऊष्मा लगती है उसी ऊष्मा को कहते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। तो बाबू कोई पूछे 1 कैलोरी क्या है, तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगती है उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। और बाबू ये 1 कैलोरी जो होता है ना, वो 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल या 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है। यानी बाबू कहने का मतलब जानते हो 4.2 जूल कार्य करके 4.2 जूल कार्य करके हम लोग 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर 1 ग्राम पानी है तो 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 से 15.5 बढ़ाना है ना, तो हम 4.2 जूल कार्य करके 4.2 जूल वर्क करके हम लोग इतना टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको 1 कैलोरी कहेंगे बाबू। तो याद रखना 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी किसको कहते हैं? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगती है, जितनी हीट लगती है बाबू, उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। और 1 कैलोरी जो होता है 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। यानी बाबू 4.2 जूल वर्क करने से हमारा 1 कैलोरी ऊष्मा हो जाता है। यानी 4.2 जूल वर्क करेंगे तो हम 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप बढ़ा सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तो हो गई बाबू 1 कैलोरी। अब बात कर ले, इसी लग ले 1 किलो कैलोरी। बाबू 1 किलो कैलोरी किसको कहते हैं? 1 किलो कैलोरी मतलब 1 केजी शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम नहीं 1 केजी, 1 केजी शुद्ध जल का ताप 1 किलो कैलोरी। 1 केजी शुद्ध जल का ताप बाबू 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए 1 केजी शुद्ध जल का ताप 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगेगी बाबू वो है कि 1 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हम एक बीकर में बाबू 1 केजी शुद्ध जल दिए और 1 केजी शुद्ध जल का ताप
बाबू ये 1 kg शुद्ध जल है। 1 kg शुद्ध जल का ताप अगर 14.5 से 15.5 तक बढ़ा दिया जाए तो 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने में 1 kg शुद्ध जल का ताप बढ़ाने में जितनी ऊष्मा लगेगी उसी को कहते हैं 1 किलो कैलोरी। और बाबू जान लो 1 किलो कैलोरी कितना होता है। 1 किलो कैलोरी मतलब 1 किलो, किलो मतलब होता है 1000। 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी बाबू 1000 तो 1000 हो गया 1000, और ये है कैलोरी। कैलोरी मतलब एगो कैलोरी। कैलोरी मतलब 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी में कितना होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल गुणे 4.2 जूल, यानी 4.2 गुणे 1000 यानी 4200 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल। बाबू 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल और 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल, ये याद रखिएगा। तो यही चीज़ था ऊष्मा के बारे में। तो जहाँ तक हमको लगता है आप लोग ऊष्मा यानी हीट अच्छे से समझ गए हो ना जी। चलो भाई, ऊष्मा तो समझ गए। बाबू ऊष्मा अलग चीज़ है। ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो अणुओं के कंपन के चलते होता है। ऊष्मा अलग चीज़ है। क्यू से सूचित करते हैं बाबू। अब देखो ताप, ताप यानी टेम्परेचर। ऊष्मा अलग चीज़ है, ताप अलग चीज़ है। हाई पूरब है तो हाई पश्चिम है, भले दोनों का रिलेशन है। बाबू कोई पूछे, अच्छा वैसे एक बात बता दे बाबू, ऊष्मा क्यू के लिए एक सूत्र होता है। ऊष्मा क्यू का सूत्र होता है क्यू बराबर mc डेल्टा थीटा। ऊष्मा क्यू बराबर होता है mc डेल्टा थीटा। m है वस्तु का मास, c है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, डेल्टा थीटा है ऊष्मा देने से ताप में होने वाली बढ़ोतरी, डेल्टा थीटा। चलो भाई, ऊष्मा तो हो गया है। ताप बाबू, ताप यानी टेम्परेचर। ताप को थीटा से डिनोट करते हैं। कोई पूछे बाबू ताप क्या है। बाबू ताप वह राशि है, ताप वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप होती है। बाबू तुमको हम कहते हैं कि अगर कहें कि हीटर गर्म है, तो हीटर गर्म है मतलब तुम हीटर के ऊष्मा की बात नहीं कर रहे हो। हीटर गर्म है मतलब हीटर का टेम्परेचर ज़्यादा है। बर्फ़ ठंडी है, बर्फ़ ठंडा है मतलब उसका टेम्परेचर कम है, तो वो ठंडेपन या गर्माहट की माप जिससे हो उसी को ताप कहते हैं। तो कोई पूछे ताप किसको कहते हैं, टेम्परेचर क्या है बाबू, तो ताप वह भौतिक राशि होता है। याद रखना, ताप वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप होती है। और किसी वस्तु का ताप ज़्यादा है तो वो गर्म है, किसी वस्तु का ताप कम है तो वो ठंडा है। तो ताप वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप होती है। किसी वस्तु का टेम्परेचर ही डिफाइन करता है, किसी वस्तु का टेम्परेचर ही बताता है कि वस्तु कहाँ से कहाँ, कि ऊष्मा कहाँ से कहाँ बहेगी। ठीक है, किसी वस्तु का टेम्परेचर ही बताता है बाबू, ताप ही बताता है कि वस्तु से ऊष्मा मतलब कहाँ से कहाँ बहेगी, किस वस्तु से ऊष्मा किस वस्तु की ओर बहेगी। ठीक है, और बाबू याद रखिएगा, ताप ही वह भौतिक राशि होता है जो बताता है कि किस वस्तु से ऊष्मा किस वस्तु की ओर बहेगी। और टेम्परेचर से ही पता चलता है कि बाबू कभी भी ऊष्मा बहती है तो हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर। और बाबू ताप को हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं। तो कोई पूछे ताप क्या है, ताप वह भौतिक राशि है, ताप वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप होती है। कोई पूछ दे बाबू कि ताप क्या है, ताप वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप होती है। और ताप ही हमको बतलाता है बाबू कि ऊष्मा का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा। और बाबू बात जान लो कि ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होता है। यानी ऊष्मा का प्रवाह जो होता है हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ऊष्मा का प्रवाह ज़्यादा ऊष्मा वाली वस्तु से कम ऊष्मा वाली वस्तु की ओर नहीं होता है, ज़्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर होता है। बाबू ताप को थीटा से डिनोट करते हैं, ताप को डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन
और केल्विन, इन सब स्केलों में हम लोग ताप को मापते हैं। तो बाबू ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, डिग्री रैंकाइन, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं करते, केल्विन। इन सब में टेम्परेचर को मापा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप लोग खूब अच्छे से समझ चुके होंगे। और भाई एक काम करिए, आप लोग नोट्स जो हम दिए हुए हैं इस चैप्टर का नोट्स भी आप लोग बढ़िया तरह से आप लोग कर लीजिए, लिख लीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बेस्ट रहेगा। ये कुछ क्लास में चलेगा और कुछ यहाँ पे चलेगा। वैसे तो पूरा लेक्चर हम बनाएंगे ही ऑनलाइन वाला। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, थैंक्स।